एक शहर था जिसके किनारे एक समुद्र हुआ करता था। एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक जहाज आकर खड़ा हो जाता है। वो जहाज कहाँ से आया है, कौन लेकर आया है, कोई नहीं जानता था। लेकिन जो भी उस जहाज के आसपास से गुजरता था तो उसमें बड़ी भयानक हंसने की आवाज आती थी। पर वो जहाज देखने में काफी खूबसूरत था। लोग उसमें से आ रही हंसी को अनदेखा कर देते थे। वो एक भूतिया जहाज था। ये जहाज कितना सुंदर है ना संदीप। काश हम लोगों को इसमें एक बार सैर का मौका मिल जाता। समुद्र का एक चक्कर लगा लेते और ये जहाज भी घूम लेती। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हमें इस जहाज में घूमने को मिले। तभी वहाँ पर शेखर आ जाता है और उनकी बातों को सुनकर बोलता है, क्या तुम दोनों इस नए जहाज के बारे में बात कर रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मौका मिलना क्या चाहिए। मुझे तो वो मौका मिल गया है, वो भी पूरे परिवार के साथ। जैसे ही जहाज मिला, सरकार ने घोषित किया कि इस जहाज में कोई 100 भाग्यशाली परिवार जा सकते हैं। उसमें मेरा भी नाम आया। कितना भाग्यशाली हूँ मैं। भाग्यशाली। ये इतना भयानक हंस कौन रहा है? अरे कोई हंस नहीं रहा। सुनो, तुम्हें पता है, अगर लोगों को इस जहाज में घूमना अच्छा लगा तो फिर इसकी टिकट लगने लगेगी और लोग इसमें घूमेंगे, जिससे सरकार को फायदा होगा। इसीलिए वो लोगों को फ्री में लेकर जा रही है। लेकिन ये जहाज कितनी देर तक घुमाएंगे और कब वापस आओगे तुम लोग? ये जहाज हमें पूरे दिन घुमाकर रात को अपने अपने घर छोड़ देगा। है ना कमाल की बात? तभी वहाँ रंजन भी आ जाता है और वो भी बताता है कि उसको भी जहाज में फ्री में घूमने का मौका मिला है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, और जब हम दोनों को मौका मिला है तो क्यों ना देख भी लिया जाए। हाँ चलो, नए जहाज का आनंद उठाया जाए। इतना बोलकर शेखर और रंजन उस सुंदर जहाज में अपने परिवार के साथ चढ़ जाते हैं। उन्हीं के शहर का एक आदमी होता है जिसका नाम भोला है। वो उनको ऐसे जाते देख जलता है। जाने क्यों हमेशा इन्हीं लोगों की किस्मत खुलती है। हम तो ऐसे हैं जिसके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। खैर, पहली बार ना सही, क्या पता कल मेरा भी नंबर आ जाए। अरे भोला, सबकी अपनी किस्मत है। जाने दो, जो जहाँ जा रहे हैं। तुम मेरे साथ घर चलो। ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ भोला अपने घर की तरफ चल देता है। शेखर और रंजन जैसे ही जहाज में घुसते हैं तो देखते हैं कि वो अंदर से बहुत ही सुंदर है। हमने जितना उम्मीद किया था उससे भी खूबसूरत है ये जहाज तो। अब आएगा असली मजा। शेखर, रंजन और बाकी सब लोग बस जहाज पर मजे से घूम रहे होते हैं। तभी शाम हो जाती है और उनके घर लौटने का समय हो जाता है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है घर जाने का। ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाता। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जहाज है ही ऐसा। तभी अचानक वो जहाज बहुत तेज तेज हिलने लगता है और घर आने की जगह वो एक टापू की तरफ चल देता है। जो कैप्टन जहाज चला रहा था वो अचानक से एक भूत में बदल जाता है। अरे, ये जहाज अपने आप कैसे चल रहा है? हमें तो घर जाना है, तो ये समुद्र के बीचों बीच क्यों जा रहा है? तभी भूतिया कैप्टन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। अपने आप नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ, और ये जहाज मेरी मर्जी से चलता है। मैं जहाँ लेके जाऊंगा ये वहीं जाएगा। तुम सब इस जहाज पर घूमने आए हो। वो एक भूतिया जहाज है जो सालों पहले समुद्र के बीचों बीच डूब गया था, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ हजारों लोग भी डूब के मर गए थे। सबने बहुत चिल्लाया था कि हमारी मदद करो, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तो अब बदला तो बनता है ना। अब तुम सब डूबोगे जैसे मैं डूबा था इस भूतिया जहाज में। ये हमने क्या कर डाला? इतनी बड़ी गलती हो गई और अब हम पूरे परिवार के साथ मारे जाएंगे। भूतिया जहाज बहुत तेज तेज हिलने के साथ साथ एक एक इंसान को समुद्र के बीचों बीच फेंकता जाता है, जिससे सारे इंसान मरने लगते हैं। उसमें शेखर और रमन भी मारे जाते हैं। कितना मजा आ रहा है सबकी चीखें सुनकर। इतना सुकून मिल रहा है
ऐसे ही मैं इस पूरे शहर को मार डालूं। कितना अच्छा हूँ मैं, जो सबको उनके परिवार के साथ खत्म कर रहा हूँ, ताकि इन लोगों के जाने के बाद किसी को कोई दुख ना पहुँचे। जब सब साथ में ही मरेंगे तो कोई रोने वाला पीछे से बचेगा ही नहीं। अगली सुबह जहाज फिर से वहीं जाकर लग जाता है। देख संदीप, फिर से वो जहाज आकर यहीं पर लग गया। शेखर से जाकर पूछना पड़ेगा कि उसको कैसा लगा, फिर हम भी कभी घूम आएंगे। संदीप और पंकज शेखर के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी ताला लगा होता है। अरे ये शेखर सुबह सुबह कहाँ चला गया? अभी तो आया होगा, ये तो इतनी जल्दी कहाँ घूमने निकल गया? चल जाने दे, कल पूछ लेंगे। इतना बोलकर संदीप और पंकज शेखर के घर से निकल ही रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है। रमन भी तो गया था, उससे पूछाते हैं, उसको भी तो पता होगा कि जहाज कैसा है और उसमें घूमने में क्या मजा आता है। फिर दोनों रमन के घर जाते हैं, पर वहाँ भी ताला लगा ही मिलता है। ये क्या हो रहा है? जहाज ने तो सुबह ही उतार दिया होगा, तो ये अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? चल शहर में थोड़ा घूम के आते हैं। वो शहर में घूमते हैं तो उनको अलग अलग जगहों पर ताला दिखाई देता है। संदीप भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जितने भी लोग उस जहाज पर गए आज वापस नहीं आए, पर वो जहाज तो वापस आ गया है। वो दोनों जाकर आसपास सब जगह पता करते हैं तो पता चलता है कि जो कैप्टन उस जहाज पर जाने वाला था वो तो गया ही नहीं था। जब कैप्टन ही नहीं गया था तो बिना कैप्टन जहाज कैसे चल सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। संदीप, कुछ बहुत गलत हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, वरना एक साथ इतने सारे लोग गायब कैसे हो सकते हैं? तू बता। अगली सुबह एक बार फिर से पता चलता है कि वही जहाज एक बार फिर से सबको फ्री में सफर कराने वाला है, जिसे सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है और जाने का फैसला करता है। अब तो मैं ही घुमाऊंगा इस जहाज में। लेकिन ये खबर सुनकर संदीप और पंकज को कुछ समझ नहीं आता। संदीप, तुम्हें क्या लगता है, हमें भी इस बार जाना चाहिए? समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम गए और कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो ना हम बच पाएंगे, ना हम लोगों को बचा पाएंगे। क्यों ना एक दूसरी नाव लेकर हम इस जहाज का पीछा करें और देखें कि इसमें होता क्या है। हाँ, लेकिन हम वहाँ पे अगर कुछ होगा भी तो लोगों को कैसे बचाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। बस मैं जो सामान कह रहा हूँ तुम वो इकट्ठा कर लो साथ ले जाने के लिए। चलो, हमें बहुत तैयारी करनी है, वरना ऐसे हम अकेले उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जल्दी बाजार चलते हैं और सामान ले आते हैं। संदीप और पंकज बाजार जाकर सारा सामान ले आते हैं और फिर जहाज के निकलते ही उसके पीछे चल देते हैं। शाम तक तो जहाज ठीक से चल रहा होता है, लेकिन शाम होते ही वो फिर से काले जहाज में बदल जाता है, जिसे देखकर संदीप और पंकज भी बहुत डर जाते हैं। पंकज, तुम्हें सुनाई दे रहा है? जहाज में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आज मैं फिर से तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी पंकज बोल उठता है, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम इस जहाज के नीचे छेद कर दें, जिससे जहाज डूब जाए, और जहाज डूबेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें सारे लोगों को बचाकर लेके जाना होगा और हमारे पास सिर्फ रात का समय है। भूत भूतिया जहाज में से लगातार लोगों को समुद्र में फेंक रहा था और जितने भी लोग पानी में गिरते हैं, संदीप और पंकज सबको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मर ही जाते हैं। उसके बाद वो फिर से जहाज के पास आते हैं और इस बार आरी लेकर आते हैं और चारों तरफ से उस जहाज में छेद करने लगते हैं। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई ये मेरे जहाज को नुकसान पहुंचा रहा है? लेकिन पंकज और संदीप बिना डरे जहाज पर तेज तेज आरी चलाते रहते हैं। लगे रहो पंकज, जरूर हमें सफलता मिलेगी। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ संदीप, और हमें सफलता जरूर मिलेगी, तुम भी लगे रहो। थोड़ी देर बाद जहाज में छेद होने लगता है, जिससे वो जहाज एक बार फिर डूबने लगता है। जैसे ही जहाज डूबता है, पंकज और संदीप बाकी के लोगों को सेफ्टी सामान के सहारे बचा लेते हैं और सब अपने घर की तरफ आ जाते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भोला, होता है, जाओ तुम घर जाओ। अगली सुबह होती है, लेकिन आज वो भूतिया जहाज किनारे पर आकर नहीं खड़ा होता।
जिससे पंकज और संदीप चैन की सांस लेते हैं और भूत उस भूतिया जहाज के साथ फिर से डूब गया है। एक घर में मीना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी, पर एक दिन मीना की माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद मीना बहुत ही अकेली हो गई। मीना की देखभाल के लिए उसके पापा ने गांव से उसकी दादी को बुलवा लिया। मीना उसके बाद अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी, पर मीना के पापा को लगता था कि मीना को एक माँ की बहुत जरूरत है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मीना की सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर यह बात वो कभी अपने पापा को बता नहीं पाती थी। कुछ समय बाद मीना की सौतेली माँ के जुड़वा बच्चे हुए। लड़की का नाम था काव्या और लड़के का कार्तिक। काव्या और कार्तिक को अपनी माँ का खूब प्यार मिलता, पर मीना को कभी माँ का प्यार नसीब नहीं होता। एक दिन जब मीना स्कूल जाने के लिए उठती है, अरे ओ मीना, ये स्कूल छोड़ और घर के कामों में मेरा हाथ बटा। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, डॉक्टर, और तू तो घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं समझी। चल अब चुपचाप काम कर, और अगर इसके बारे में अपने पापा से तूने कुछ भी कहा तो तेरी जान ले लूंगी। हाँ। नहीं माँ, मैं पापा से कुछ भी नहीं कहूंगी। काव्या और कार्तिक रोज स्कूल चले जाते थे और मीना घर का काम करती थी। वो पूरा दिन घर का काम करती रहती थी। मीना को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वो हमेशा अकेले में अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। ऐसे ही देखते देखते बहुत वक्त गुजर जाता है और मीना बड़ी हो जाती है। मीना की सौतेली माँ मीना से बहुत नफरत करती है। एक दिन जब सब लोग बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ मीना की सौतेली माँ मीना को बहाने से एक नदी में धक्का दे देती है। मीना चिल्लाती रह जाती है। उसके पापा उसे बचाने की खूब कोशिश करते हैं, पर मीना पानी में बहुत आगे बह जाती है। बहते बहते मीना नदी में एक जादुई पेड़ से अटक जाती है। जादुई पेड़ अपनी टहनी से मीना को उठा लेता है और अपने पत्तों से हवा करने लगता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज कहाँ से आई? ये मैं हूँ, जादुई पेड़। जादुई पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर तुम यहाँ इस नदी में कैसे आई? मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मेरी माँ ने मुझे मारने के लिए मुझे इस नदी में धक्का दे दिया। तुम्हारी माँ ने? कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? दरअसल वो मेरी सौतेली माँ है। वो बस अपने दोनों बच्चों को ही प्यार करती है और मुझसे नफरत करती है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तुम परेशान मत हो। एक काम करो, तुम कुछ पत्ते तोड़ लो और एक कपड़े में बांधकर अपने पास रखना। ये पत्ते तुम्हारी मदद करेंगे। ये पत्ते? पर कैसे? बस जब भी तुम मुसीबत में होगी तो उस कपड़े को खोलकर उसमें से एक पत्ता अपने हाथ में पकड़ लेना। ये पत्ते खुद जानते हैं कि इनको कैसे तुम्हारी मदद करनी है। चलो अब तुम अपने घर जाओ। पर मैं इतनी गहरी नदी को पार करके घर कैसे जाऊंगी? मैंने बताया ना कि जब भी कोई मदद चाहिए हो तब एक पत्ता हाथ में लेना और आंखें बंद करना। मीना एक पत्ता हाथ में लेकर आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी नाव खड़ी होती है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। ये पत्ते तो सच में कमाल है। मीना खुशी से उस पेड़ को गले लगा लेती है और फिर नाव में बैठकर अपने घर वापस चली जाती है। मीना जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ उसे देखकर घबरा जाती है, पर उसके पापा खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। हे भगवान, ये वापस कैसे आ सकती है? इसे तो मैंने नदी में फेंक दिया था, ये बच कैसे सकती है? कुछ देर बाद मीना की सौतेली माँ मीना के कमरे में जाती है। यहाँ बैठी क्या आराम कर रही है? चल रसोई में जाकर काम कर। आज काव्य का जन्मदिन है, इसलिए शाम को घर में बहुत बड़ी पार्टी है। पहले इतनी देर हो गई है, चल जाकर मेहमानों के लिए खाना बना। मीना चुपचाप अंदर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो पूरा दिन गर्मी में नौकरानी की तरह काम करती है। शाम हो जाती है और सब मेहमान आने लगते हैं। मीना सारा खाना तैयार कर देती है। तभी उसकी माँ अंदर आती है। बन गया खाना? जी माँ। तभी मीना की माँ के ऊपर एक चूहा कूदकर उसके कपड़ों में घुस जाता है।
डर के मारे वो चिल्लाती हुई यहाँ से वहां कूदने लगती है, जिसकी वजह से सारा खाना फैल। हे भगवान, माँ आपने ये क्या कर दिया? अब हम मेहमानों को क्या खिलाएंगे? चुप कर पागल लड़की, और दोबारा सारा खाना बना। मीना की माँ ऐसा कहकर वहां से चल देती है। मीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सब मेहमान खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। मीना को तभी अपने जादुई पत्ते याद आते हैं। वो अपनी छोटी सी कपड़े की पोटली से एक पत्ता निकालती है और आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो आंख खोलती है, उसके सामने ढेर सारा खाना होता है। वो बहुत खुश हो जाती है। मीना की माँ इस बात से बहुत हैरान हो जाती है कि मीना ने इतनी जल्दी दोबारा से सबके लिए खाना कैसे बना दिया। सब लोग खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कुछ देर बाद वहां काव्य को देखने एक लड़का आता है। उसका नाम महेश होता है। वो बहुत ही सुंदर और अच्छा लड़का होता है। काव्य तो उसे देखती ही रह जाती है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मीना भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है, पर उसके पास एक भी नया कपड़ा नहीं होता जिसे पहनकर वो पार्टी में जा सके। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो बस यही फटे पुराने कपड़े हैं। मीना कमरे में बैठी रो रही होती है, पर फिर अचानक उसे अपने जादुई पेड़ के पत्ते याद आते हैं। वो एक पत्ता निकालती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसके फटे पुराने कपड़े एक सुंदर सी ड्रेस में बदल जाते हैं। मीना एक परी की तरह दिख रही होती है। मीना बड़ी खुश हो जाती है और पार्टी में चली जाती है। माँ, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बता दो। तू ये इतने सुंदर कपड़े किसके चुरा कर लाई है? ये तो वो मैं ये लड़की कौन है? कोई नहीं बेटा, तुम ये सब छोड़ो और काव्या से बातें करो। तभी काव्या के पापा वहां आ जाते हैं। ये मेरी बड़ी बेटी मीना है। बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सारा खाना भी इसी ने बनाया है। अरे वाह, आप तो बहुत ही होशियार हो मीना। मीना की सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जैसे तैसे करके मीना को वहां से भेज देती है और महेश के माँ बाप से शादी की बात करने लगती है। देखिए, अब तो महेश और काव्या आपस में मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना हम उन दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कुछ कहना चाहता हूँ माँ। दरअसल मुझे काव्या नहीं बल्कि मीना पसंद है। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? खैर, वैसे कायदे में मीना बड़ी है तो पहले मीना की शादी ही होनी चाहिए, और दोनों ही बहनें हैं तो इनके माँ बाप को क्या एतराज होगा, है ना बहन जी? नहीं, वो पर आप तो काव्या के लिए आए थे ना? जी बिल्कुल, पर ये शादी की बात है। पता नहीं क्यों, पर मीना मुझे देखते ही इतनी पसंद आ गई कि मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। मीना की सौतेली माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्द ही दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। मीना अपने कमरे में दुल्हन की तरह तैयार बैठी होती है और दूसरी ओर बारात भी आ जाती है। मीना की सौतेली माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और वो मीना को एक बार और मारने की कोशिश करती है। वो मीना को रस्सी से बांधकर नीचे वाले कमरे में बंद कर देती है। मीना चिल्लाती रहती है, पर कोई शादी के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अरे जल्दी से मीना को बुलाओ, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। जी दरअसल मीना घर पर नहीं है। वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो सब छोड़कर अपनी दादी के पास गांव चली गई। अब अच्छा होगा कि आप मेरी बेटी काव्या से शादी कर लो। महेश और उसके परिवार को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो काव्या से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। इधर मीना बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही होती है। उसके पास सारे जादुई पत्ते भी खत्म हो चुके होते हैं। वो हार मानकर खिड़की पर खड़ी रो रही होती है। इधर जादुई पेड़ को एहसास हो जाता है कि मीना किसी मुसीबत में है। वो अपने जादू से बहुत तेज हवा चलाता है, जिससे कि उसके पत्ते उड़कर मीना तक पहुंच जाते हैं। जादुई पत्ते, ये जरूर जादुई पेड़ ने भेजे हैं। मीना एक पत्ता हाथ में लेती है और आंख बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है तो खुद को कमरे के बाहर पाती है। वो जल्दी से महेश के पास पहुंच जाती है। मीना, तुम तो गांव अपनी दादी के पास चली गई थी ना? नहीं, वो मैं तैयार होकर कमरे में बैठी थी। ओहो, ये सब बाद में बताना बेटी, अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। ये सब बातें शादी के बाद बताना। महेश और मीना की शादी हो जाती है और मीना की सौतेली माँ कुछ भी नहीं कर पाती। शादी के बाद मीना सारी बातें महेश को बता देती है, जिसे सुनकर महेश हैरान रह जाता है। मीना और महेश उसके बाद एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और अक्सर उस पेड़ से मिलने आया करते हैं।
Please like, share and subscribe. एक गांव में मोंटी और रमेश दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं। मोंटी शहर में पढ़ने जाता है और कुछ सालों में बहुत अच्छी नौकरी पाकर शहर में ही रहने लगता है। पैसा आ जाने पर मोंटी अपनी पत्नी रीमा के साथ एक बड़ा घर देखने जाता है जिसमें स्विमिंग पूल भी हो। सेठ जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। क्यों रीमा, क्या कहती हो, ले लें? वह बहुत ही आलीशान घर होता है और उन दोनों को देखते ही पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेते हैं। चलो अच्छा है, ये घर अच्छे दामों पे बिक गया, गले की हड्डी बन गया था। फिर दोनों रात में सो रहे होते हैं कि तभी आधी रात होते ही अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाजें सुनकर रीमा की नींद खुलती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? ये तो पूल के पास से आ रही हैं। वो जैसे ही पूल के पास जाती है उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो वापस जाने लगती है तभी एक डरावना सा हाथ पूल से बाहर निकलकर रीमा को पूल के अंदर खींच लेता है। डर के मारे रीमा की चीख निकल जाती है। नहीं, छोड़ दो मुझे, अरे मर गई रे, अरे कौन है नास मिटा, छोड़ो मुझे। आवाज सुनकर मोंटी भी बाहर आता है और देखता है। रीमा, क्या हुआ? तुम इतनी रात में पुल में नहा रही हो? मुझसे रहा ही नहीं गया, इतना सुंदर पूल है। अरे अंदर चलो, सो जाओ अब। रीमा पूल से बाहर आती है और मोंटी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर पूल की तरफ देखकर हंसती है। उसका चेहरा आधा चुड़ैल सा हो जाता है और आंखें खतरनाक बड़ी और डरावनी हो जाती हैं। अरे अब क्या हुआ? चलो, तुम्हारा पुल कहीं भागा नहीं जा रहा, कल नहा लेना इसमें। मोंटी को रीमा का भूतिया चेहरा नहीं दिखता। हाँ हाँ, चलो राजा जी। अगले दिन दोनों नए घर की खुशी में पार्टी करने की सोचते हैं और अपने दोस्त रमेश को भी बुलाते हैं। फिर रमेश अपनी पत्नी कविता के साथ गांव से शहर जाता है। मोंटी के घर पहुंचते ही, अरे दैया रे दैया, ये कितना बड़ा घर है जी, इसमें तो हमरा पूरा गांव रह ले। अरे अब ऐसे मत करो, चलो अंदर चलो। फिर दोनों अंदर जाते हैं। रमेश मेरे भाई, तू आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। तेरा घर तो सच में बहुत ही सुंदर है, मुबारक हो। अरे रीमा, भाभी को ले जाओ, कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम कर लें, और घर भी दिखाओ पूरा। जाओ भाई जाओ। कविता, ये देखो, ये हमारे घर का पूल है, मेरी सबसे प्यारी जगह। अरे ईका, आपके घर में तालाब भी है, इसमें मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत मजा आता है। चलो आओ, चलोगी इसके अंदर? नहीं नहीं, हमें तो लाज आती है और हमें तैरना भी नहीं आता है, हम जा रहे हैं। फिर कविता वहां से शर्माते हुए चली जाती है। रीमा को भूख के कारण गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये कैसे गांव के गंवार आ गए हैं? एक तो मुझे बहुत भूख लगी है, इतने दिन बाद तो इस घर में कोई रहने आया है, पर मुझे सब्र रखना होगा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे कविता भाभी, रीमा कहाँ है? वो पुलवा के पास है। अरे यार, पता नहीं इसे पुल से इतना प्यार क्यों है, हर टाइम वहीं रहती है। रमेश, तुम और भाभी कमरे में जाओ, आराम करो, मैं रीमा को देखता हूँ। अरे रीमा, ओ रीमा, रीमा। आ गया रीमा रीमा करता हुआ, दिल तो करता है इस नामाकूल को ही कच्चा चबा जाऊं। रीमा पुल की तरफ मुंह करके खड़ी होती है। रीमा, ये क्या? तुम्हारे पास इस पुल के पास आकर इसको निहारने के सिवा और कोई काम नहीं है? अरे वो मैं आ ही रही थी पतिदेव, चलो। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर, अरे दैया रे दैया, रमेश जी, ये देखो, ये बिस्तरवा कितना मुलायम है, मन करता है इस पर कूदते रहे। और यहाँ आओ, ये गुसल खाना तो देखो, आए इस पाइप से बारिश होता है, देखो, जब मन करे बारिश में नहा लो। हाँ, ठीक कह रही हो। अरे यार, पेट दर्द हो रहा है, पर हमें जाना है। ये ससुरा कहाँ करें
समझ नहीं आ रहा, यहाँ पेट साफ करने का सुविधा नहीं है का? अरे वो कुर्सी देखे हो, उसी पे बैठ के करते हैं। मैंने एक ठो पिक्चर में देखा था। तुमने पिक्चर में देखा था मतलब? अच्छा। फिर अगले दिन पार्टी होती है और पार्टी में काफी लोग आते हैं। मोंटी के काफी पड़ोसी भी आए होते हैं। तभी एक औरत घर देखते देखते पूल के पास चली जाती है और तभी चुड़ैल का हाथ पूल से बाहर निकलता है और उस औरत को अंदर खींच लेता है। उस औरत का पति राहुल उसे ढूंढने लगता है और मोंटी से कहता है, भाई तुम्हारी तो हिम्मत की दाद तेरी होगी जो ये घर खरीद लिया। तुम्हें नहीं पता यहाँ तो। अरे भाई साहब, भाभी जी आपको कब से बाहर ढूंढ रही है पूल के पास? अरे नहीं, पूल के पास क्यों चली गई? उससे मना भी किया था। अरे रीमा, तुम्हारे मुंह पे ये खून कैसे लग गया और आंखें लाल हैं? ज्यादा पीली क्या? खून कहाँ? अरे वो कुछ खाया था तो सॉस लग गई होगी। फिर राहुल पूल के पास भाग कर जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता और तभी पूल से चुड़ैल बाहर आती है। तेरी पत्नी तो मेरे पेट में है, आजा तुझे भी उसी के पास पहुंचा देती हूँ। फिर चुड़ैल राहुल को भी पकड़कर अंदर खींच लेती है। आवाज सुनकर सब पूल के पास आते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे सब यहाँ क्यों आ गए? चलो अंदर चलते हैं। अरे नहीं, हम यहीं थे और एक हाथ पूल से बाहर आया और वो औरत को खींचकर अंदर ले गया। हमें बहुत डर लग रहा है रमेश जी, ये तो भूतिया तालाब है। ये सब सुनकर रीमा को कविता पर गुस्सा आ रहा होता है। वो चुड़ैल रूप में आ जाती है और मन में बोलती है, ये बेवकूफ औरत ने सब देख लिया, ये सब कुछ बिगाड़ देगी। भाभी, हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रीमा तो दिन में काफी टाइम पूल में ही बिताती है। फिर पार्टी खत्म हो जाती है पर मोंटी को पार्टी के आखिर में कुछ लोग कम दिखते हैं। उसे पता नहीं कि काफी लोगों को तो पूल निकल गया है। लगता है कुछ लोग बिना बोले ही अपने घर चले गए। फिर सब सोने चले जाते हैं पर कविता को नींद नहीं आ रही होती। वो उठकर खिड़की से पूल को ही झांक कर देखती है तो उसे रीमा वहाँ खड़ी दिखाई देती है। रीमा पूल के अंदर चली जाती है। अरे ये क्या? रीमा को काफी देर हो गई, ये तो पूल से बाहर ही नहीं आ रही। अरे कहीं डूब तो नहीं गई? फिर डरते डरते वो रीमा को देखने जाती है और पूल के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, इस तालाब में कुछ तो गड़बड़ है। इसमें से कल एक हाथ निकला था, मैंने अपनी आंखों से देखा था और अब ये रीमा अंदर चली गई। डर लग रहा है, क्या करूं? पर रीमा को तो बचाना ही होगा। वो डरते डरते अपने पैर पानी में डालकर पूल में उतरने लगती है। तभी चुड़ैल का हाथ निकल आता है और कविता के पैर को पकड़ लेता है। तूने मेरी असलियत देख ली, अब तू नहीं बचेगी। अरे मर गई रे, रीमा चुड़ैल बन गई। चुड़ैल चुड़ैल बचाओ रमेश जी, बचाओ। अरे छोड़ दे चुड़ैल, रीमा तेरा नाश मिटे। रमेश जी। आवाज सुनकर मोंटी और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं। अरे मोंटी, मर गए रे, तुम्हारे तालाब में तो भूतनी है, मेरी पत्नी को बचाओ। हाँ भाई, रीमा रीमा। तभी रीमा चुड़ैल के रूप में स्विमिंग पूल के अंदर ही आधी बाहर निकल आती है। क्या रीमा रीमा कर रहा है? तेरी रीमा का शरीर अब मेरा है, वो मर चुकी है। मैं आराम से अपना पेट भर रही थी लेकिन इस गवार कविता ने मुझे देख लिया, अब ये नहीं बचेगी और तुम सब मारोगे। रीमा का ये रूप देखकर मोंटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश भाग कर जाता है और मिट्टी का तेल पूल में डालकर उसमें आग लगा देता है। पानी में आग लगते ही चुड़ैल जलने लगती है। नहीं मोंटी, मैं तुम्हारी रीमा हूँ, मुझे बचा लो। अरे मर गई रे। तुम मेरी रीमा नहीं हो, तुमने मेरी रीमा को तो मार दिया, लेकिन अब मैं किसी और को नहीं मरने दे सकता।
आग लगते ही चुड़ैल भी जल जाती है और वो फूल चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन रमेश सरपंच के बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वो रात को वापस आता है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? आज बना है आलू गोभी। क्या माँ, जब देखो आलू गोभी। मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है, पर माँ रोज रोज आलू गोभी बना देती है। ठीक है, आज ये आलू गोभी खा लो, कल मैं मुर्गा ले आऊंगा, फिर खूब पेट भर कर खाना। काफी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद एक भूत उनके घर में घुस आता है और ऐसे घूम रहा होता है जैसे किसी की तलाश में है। ये इस गांव का आखिरी घर था, पर अब इस घर में भी कोई मुर्गी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने गांव के सारे मुर्गे मुर्गी तो पहले ही चुरा लिए हैं, पर वो सब मिलाकर 100 ही हुए हैं। अब 101 की गिनती पूरी करने के लिए आखिरी मुर्गा कहाँ से लाऊं? भूत निराश होकर घर से वापस जाने लगता है, पर अचानक उसे एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अंदर सो रहे उस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं। ऐसे मेरे पूरे 101 मुर्गों की गिनती पूरी हो जाएगी। भूत दोनों में से राहुल को गोद में उठाता है और हवा में उड़ता हुआ घर से बाहर निकल आता है। राहुल इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किसी भूत ने उठा लिया है। भूत उड़ता हुआ उसे एक घर में ले जाता है। उस घर में बहुत से मुर्गे मुर्गियां पिंजरों में बंद चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद भूत राहुल को जमीन पर लिटा देता है और उसके चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना देता है। शैतानों के शैतान, ये है आपका नया मेहमान। भूत घेरे के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है और राहुल के ऊपर जादू करने लगता है। कुछ देर बाद राहुल एक मुर्गे में बदल जाता है। राहुल अपने पैरों की तरफ देखता है, पर उसके पैर तो पंजों में बदल चुके होते हैं। आखिर हो ही गए मेरे पास पूरे 101 मुर्गे। अब मैं कल से इनको गांव वालों को खिलाऊंगा, और जिस दिन ये सारे मुर्गे खत्म हो जाएंगे उस दिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अगले दिन भूत अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है और गांव वालों को मुर्गे बेचने लगता है। दूसरी तरफ अगली सुबह रमेश वापस सरपंच के घर काम करने के लिए निकल रहा होता है। मैं जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त राहुल के लिए मुर्गा लेता आऊंगा। जी ठीक है। रमेश काम पर चला जाता है और कमला अपने घर के कामों में लग जाती है। किसी को अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं होता कि राहुल घर से गायब है। राधिका भी उठकर घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। राधिका, जरा इस राहुल को जाकर उठाना तो। दिन चढ़ाया है पर ये लड़का अभी तक सो रहा है। नहीं माँ, मैं जब उठी तब वो अपने बिस्तर पर था ही नहीं। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। आप उसे कुछ कहते नहीं हो ना, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस खेल कूद में ही लगा रहता है। अब मैं क्या करूं, ये सुनता भी तो नहीं। आज आने दे इसे, अच्छे से इसकी खबर लूंगी। कमला और राधिका फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। काफी देर हो जाती है। दिन के खाने का भी वक्त हो जाता है, पर राहुल घर नहीं आता। अब कमला और राधिका को राहुल की चिंता होने लगती है। इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहता। राधिका बेटा, तू जरा जाकर तो देख कि कहाँ खेल रहा है ये लड़का। जी माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। राधिका गांव में हर जगह राहुल को ढूंढने लगती है और उसके सारे दोस्तों के घर जाकर भी उनसे राहुल के बारे में पूछती है, पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो घर आकर अपनी माँ को बताती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो इनके आने का ही इंतजार करना पड़ेगा, वो आएंगे तभी कुछ होगा। दोनों रमेश के आने का इंतजार करने लगते हैं और रमेश इस बात से अनजान कि उसका बेटा राहुल कहाँ है, वो सरपंच के बगीचे में काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद रमेश घर आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे राहुल के लिए मुर्गा लेना है। वो मुर्गा खरीदने जा ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है, मुर्गे की मीट ले लो,
मुर्गे की मीट। अरे यहाँ कौन मीट वाला आ गया? खैर मुझे क्या, मुझे तो मीट लेने से मतलब है। रमेश मीट की दुकान पर जाता है जहां वो भूत एक आदमी के भेष में दुकान पर बैठा होता है। उसकी दुकान में खूब सारे पिंजरे होते हैं जिसमें उस भूत ने अपने सारे मुर्गों को बंद कर रखा होता है। अरे भाई, ये दुकान पहले तो यहाँ नहीं थी। हाँ भाई साहब, मैंने आज ही ये दुकान खोली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो मुझे एक ताजा मुर्गा काट कर दे दो। आदमी के भेष में वो भूत सबसे पहले राहुल को ही पिंजरे से गर्दन पकड़कर बाहर निकालता है। राहुल अपने पापा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने और फड़फड़ाने लगता है। रमेश को कुछ अलग सा महसूस होता है। उसका बिल्कुल मन नहीं मानता कि वो उस मुर्गे को कटवाए। अरे भाई साहब, आप इसे काटो मत, मैं इसे घर जाकर खुद काट लूंगा। आप मुझे ये मुर्गा ऐसे ही दे दो। मैं काटूं या ये आदमी? मुझे तो इन सब मुर्गों की मीट इन गांव वालों को खिलाने से मतलब है। क्या हुआ भाई साहब, मुर्गा नहीं देना क्या? जी जरूर देना है भाई साहब। आप ये मुर्गा पकड़ो और घर जाकर ताजा ताजा काट कर खाना। रमेश उस मुर्गे को घर ले आता है। वो कमला और राधिका को ऐसे रोते देख हैरान होता है। क्या हुआ तुम दोनों को, रो क्यों रहे हो? राधिका सारी बात अपने पापा को बताती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? राहुल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अभी कुछ दिनों से मैं हमारे गांव में मुर्गे मुर्गी चोरी होने की बातें सुन रहा था, पर आज तो हमारा बच्चा ही गायब हो गया। ये क्या ले आए? मैं तो आज राहुल के लिए ही मुर्गे का मीट लाने वाला था, पर पता नहीं क्यों जब दुकान वाला इस मुर्गे को काटने लगा तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। अब इसे यहीं छोड़ो और अपने राहुल को ढूंढो। रमेश और कमला सुबह होते ही वापस राहुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर पूरे गांव में राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो निराश होकर घर वापस आते हैं तो उनका मुर्गा उछलता हुआ खुशी से उनके पास आकर चिपकने लगता है। क्या मुसीबत है ये, हटाओ इसे मेरे पास से। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा और ऊपर से ये मुसीबत। बहुत दिन गुजर जाते हैं पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ भूत रोज दिन में अपना भेष बदलकर अपनी मुर्गे की दुकान खोलकर बैठ जाता है और जादू किए हुए मुर्गों का मीट लोगों को बेचने लगता है। काफी दिन हो जाते हैं और भूत के सारे मुर्गे खत्म हो जाते हैं, पर अभी भी उसमें वो शक्ति नहीं आती जो आनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो पूरे 101 मुर्गों की बलि देकर लोगों का उनका मीट खिलाया है, फिर मुझ में वो शक्ति क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ कमी रह गई? भूत यहाँ वहाँ घूमने लगता है और उसे अचानक राहुल के बारे में याद आता है कि उसने बस उसी मुर्गे को बिना काटे बेच दिया था। कहीं वो बच्चा जिसे मैंने मुर्गा बनाया था वो अभी तक जिंदा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने उसे मारा ही ना हो? आज अमावस की रात है। मुझे उस मुर्गे को रात 12 बजे से पहले ढूंढना होगा, वरना वो अपने असली रूप में आ जाएगा और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भूत उस मुर्गे को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वो मुर्गा तो मजे से अपने ही घर में खेल रहा होता है। अब तो रमेश, कमला और राधिका सब उस मुर्गे को प्यार करने लगे थे। भूत सारे गांव में ढूंढने के बाद आखिरकार रमेश के घर पहुंच जाता है और मुर्गे को देखकर बड़ा खुश होता है। भूत घर में घुसकर मुर्गे को दबोच लेता है। वो बुरी तरह फड़फड़ाने और चिल्लाने लगता है। मुर्गे की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और भूत को देखकर घबरा जाते हैं। तूने इस मुर्गे को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। इस मुर्गे को छोड़ दो, ये हमारा है। कभी नहीं, कभी नहीं। भूत मुर्गे को लेकर भाग ही रहा होता है, तभी मुर्गा उसके हाथ से निकलकर भाग जाता है। भूत उस मुर्गे के पीछे पीछे भागने लगता है। मुर्गा कभी पलंग के नीचे घुस जाता है। भूत उस मुर्गे को पकड़ने के लिए पूरे घर में भागने लगता है। इतने में 12 बज जाते हैं और वो मुर्गा अचानक राहुल बन जाता है। राहुल को देखकर सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं।
वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद राहुल सारी बात अपने घर वालों को बताता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।